तो जेनरिक मेडिसिन आखिर में है क्या, और जब इसे इतना कारगर हम बताते हैं तो फिर क्यों डॉक्टर्स लिखते नहीं है इसे? कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कि सोचते हैं कि जेनरिक बहुत इन्फीरियर क्वालिटी की दवा है। सब बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही बनी रहती है। क्या चाय और कॉफी पीना सेफ रहता है हेल्थ के लिए? आप दिन भर में 3 से 4 प्याले चाय के पी सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जिन्हें शुगर है उन्हें चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है। रोटी तो शुगर वाले मरीजों के लिए जहर है। तो स्लीपिंग पिल्स सर क्या सेफ होती है? किस तरह का कंपाउंड इनमें होता है? इट इज लाइक ए पॉइजन। पेशेंट्स को सिर्फ वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो मर्ज बता देते हैं कि आप ये टेस्ट करा लो, फिर आप ये दवाइयाँ ले लो। इसको मैं इशू तो नहीं मानता, इसको दुर्भाग्य मानता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द अमित शर्मास पॉडकास्ट। हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनसे हम बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिथ ब्रेकर सेगमेंट भी हो सकता है उनके लिए जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं। लगातार आप डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, कई बार आप मिसगाइड होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से कंज्यूम करते हैं और उसके बाद एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां आपको होती हैं। तो इन सारे इश्यूज पर आज हम बात करेंगे, साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो हमें पता नहीं है और कुछ ऐसी बातें जो पता तो हैं लेकिन पूरी तरह से हम उनसे फैमिलियर नहीं हैं। तो हम वेलकम करेंगे हमारे आज के गेस्ट का। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर ए फरिश्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपको बता दें, डॉक्टर ए फरिश्ता जी सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एस्कॉट हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ये रह चुके हैं, और वर्तमान की हम बात करें तो फरिश्ता हॉस्पिटल रायपुर में सीनियर कार्डियक कंसल्टेंट है और इस रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मत। सर, बहुत टाइम से हम ये पॉडकास्ट लाइन अप कर रहे थे, आज फाइनली आपने टाइम दिया और हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आए जब हमने बताया कि आपके साथ एक सेशन होने वाला है, और चूँकि आपको तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं तो लोगों ने ये ज़रूर हमसे कहा है कि आप सर से ये ज़रूर पूछिएगा कि जेनरिक मेडिसिन का जो इतना हल्ला हुआ है, तो जेनरिक मेडिसिन आखिर में है क्या, और जब इसे इतना कारगर हम बताते हैं तो फिर क्यों डॉक्टर्स लिखते नहीं है इसे? देखिए, जेनरिक मेडिसिन पे मैंने बहुत काम किया और जेनरिक मेडिसिन को यहाँ लाने का श्रेय भी है मुझे, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगी। लगभग 2 साल इस पर प्रयास हुए कि जेनरिक मेडिसिन लोग दुकानों में रखते क्यों नहीं है। जेनरिक मेडिसिन का बेसिक मतलब ये होता है कि देखिए, एक तो मेडिसिन, सारी मेडिसिन जेनरिक होती है जो आती है, उनका सॉल्ट होता है। उस सॉल्ट को एक कंपनी पहले ले लेती है, वो कंपनी उस सॉल्ट को लेके रिसर्च करवाती है, उस सॉल्ट को लेके वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी फैक्ट्रीज में उसका सब जितने टेस्ट वेस्ट ये, फिर जब वो तैयार कर लेती है तो फिर वो डॉक्टरों को पार्टी देती है। फिर वो डॉक्टरों को पार्टी देने के बाद वो उसकी एडवर्टीज़मेंट करती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और कई बार प्रोजेक्ट उनका सही भी नहीं हो पाता, लेकिन जब सही हो जाता है और जब वो उनको ये मिल जाता है तो वो उसको पेटेंट करवाते हैं। जैसे रॉयल्टी जैसे पेटेंट करवाते हैं, उसको कोई और दवाई कंपनी वाला यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका रिसर्च है। क्योंकि वो पेटेंट करते हैं, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो इतना सब एडवर्टीजमेंट और इतना, तो उनका खर्चा बहुत लगता है। इसलिए शुरू में दवाइयों का वो जब इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत खर्चा लगता है और बहुत कीमत रहती है। जो दवाई 5 रुपए की होनी चाहिए वो दवाई 500 रुपए की हो जाती है शुरू में। आपने देखा ही होगा, सुना होगा कि सब जगह दवाई शुरू में ही बहुत महंगी रहती है, लेकिन बाद में 5 साल तक के उनको पेटेंट है, किसी को 8 साल पेटेंट है। पेटेंट में दूसरा कोई मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी वो यूज़ नहीं कर सकता है उस दवाई को, उस सॉल्ट को। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जेनरिक मेडिसिन में मतलब सॉल्ट वही रहता है। मैं इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कि सोचते हैं कि जेनरिक बहुत इन्फीरियर क्वालिटी की दवा है। इन्फीरियर क्वालिटी की दवा नहीं है, दवा सॉल्ट वही है, लेकिन कंपनी अलग है। जैसे अगर आप एडिडास की टी शर्ट पहनना चाहेंगे, सिर्फ एडिडास की पहनेंगे जो डॉक्टर ने लिखी, जो किसी ने बताई, तो आप वो पहनेंगे, वो लेंगे, तो क्योंकि ब्रांडेड है तो महंगी होगी। उसने रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, क्लॉथ का वो फिनिशिंग, एक्सपर्टीज सब किया खर्च, तो लेकिन वही टी शर्ट आप दूसरी कंपनी की ले लेंगे तो 500 रुपये में मिल जाएगी। वो टी शर्ट आपको 7,000 रुपये में मिलेगी। तो वही फ़र्क दवाई में है कि वो ब्रांडेड है। आप जो भी ब्रांडेड दवाई खरीदेंगे दुकानों से तो वो ज़ाहिर तो महंगी होगी, क्योंकि उसमें उनका रिसर्च, खर्चा सब जुड़ा हुआ है। और जब एक बार वो मार्केट में आ जाती है और उनका वो ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद फिर दवाई की वो कीमत कम हो जाती है। अब इसमें जो सबसे स्नैक था
जब हम लोग ये सब इसको स्टडी कर रहे थे कि जो दवाई आएगी जेनरिक मेडिसिन के नाम से, जो सॉल्ट हम बाज़ार में बिकेगी, जेनरिक स्टोर में बिकेगी, तो वो आखिर कंपनी बनाएगी कोई ना कोई। तो वो कंपनी अगर अच्छी क्लास, जैसा कि डॉक्टरों का ऑब्जेक्शन रहता है, अभी भी डॉक्टरों को ऑब्जेक्शन है कि वो जो बन रही है जेनरिक मेडिसिन वो अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना रही, कोई बड़ी अच्छी नामी कंपनी नहीं बना रही है। तो मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन, जो हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, कि जो दवाई जेनरिक मेडिसिन जो धन्वंतरी में यूज़ हो रही है सब जगह अपने छत्तीसगढ़ में, वो सारी दवाइयाँ सब बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ही बनी रहती हैं। तो बड़ी कंपनियाँ जेनरिक मेडिसिन भी बनाती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन भी बनाती हैं। तो ये जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कुछ कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 30 करीब कंपनीज़ हैं, उन्हीं की जेनरिक मेडिसिन आपको यूज़ करना है, जो कि 70% सस्ती हो जाती है, 60%, 70%। और क्योंकि सरकार का इसमें इंटरेस्ट था, और होना भी चाहिए, गरीबों के लिए सस्ती दवाई मिल जाए, सबको दवाई मिल जाए। तो क्योंकि जेनरिक मेडिसिन हम लोग तो यहाँ उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन यूएस में और यूके में सिर्फ जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल रहती है, आपको ब्रांडेड मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर कोई लिख भी नहीं सकता। तो ब्रांडेड मेडिसिन नहीं मिलना और जेनरिक मेडिसिन मिलने के पीछे तो लोग यही बात करते थे कि भाई वो फालतू कंपनी बनाती है, तो फालतू कंपनी वाला हम लोगों ने दूर किया। फिर ये हुआ कि दवाई जब ये बनेगी जेनरिक मेडिसिन, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनी, मोदी और जितनी भी हैं, एलेम्बिक, सभी लोग बनाते हैं जेनरिक, तो उन्हीं कंपनी की दवाई रखने की इनको छूट दी गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं रख सकें। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है जेनरिक मेडिसिन में कि डॉक्टर तो लिखेंगे नहीं, जैसा आप कह रहे हो ना जी, कि डॉक्टर तो लिखते ही नहीं, सर लिखते नहीं और एग्जामिन भी नहीं करते आजकल तो पेशेंट्स को, सिर्फ वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो मर्ज बता देते हैं कि आप ये टेस्ट करा लो, फिर आप ये दवाइयाँ ले लो। ये भी सर एक बड़ा इशू आप नहीं मानते? नहीं, इसको मैं इशू तो नहीं मानता, इसको दुर्भाग्य मानता हूँ जी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब सिविलाइजेशन का बोल दीजिए, मॉडर्नाइजेशन का बोल दीजिए, या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का बोल दीजिए, मैं तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ही दोषी मानता हूँ कि आजकल हम लोगों को, मतलब अब की जो जनरेशन है, उसको बेड साइड पेशेंट देखने का, सीखने का कोई उत्साह नहीं, क्योंकि उनको सिखाने वाले, उनको बताने वाले, उनको पढ़ाने वाले लोग, सारे लोग जब जो फॉलो करते हैं, हमने वही फॉलो किया जो हमको हमारे बॉस ने सिखाया, उनको देख देख के हमने सीखा। यहाँ भी सीखा, डॉक्टर फारूक उडवाडिया से सीखा बम्बई में, डॉक्टर मेहता से सीखा, डॉक्टर सिपा, तो उनके पच्चीनों पे चल के, और खैर खुद अपनी कुछ भी एफर्ट्स रही हों, लेकिन आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉलो करने के लिए अगर आप उनको रिपोर्ट्स देख के इलाज करना सिखाओगे, तो वो रिपोर्ट्स देख के इलाज करेंगे। ये बढ़ गया, वो कम हो गया, वो सब टेस्ट करा लो, आ जाएंगे सब टेस्ट लेके, उसमें आप अंडरलाइन कर लो, तो मरीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जैसे डॉक्टर उडवाडिया अभी भी कहते हैं, अभी वो 94 ईयर्स के हैं, बॉम्बे में अभी भी बीच कैंडी हॉस्पिटल में एक वक्त में वो 84 उनके पेशेंट्स एडमिट रहते हैं। तो आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं, सबसे बड़े इंडिया में नाम है उनका हार्ट का, उनके बेटे भी डॉक्टर हो गए। लेकिन उनका कहना था कि किताबों से दवा मेडिसिन नहीं सीखी जाती, किताबों में दी हुई मेडिसिन नहीं सीखी जाती, मेडिसिन सीखी जाती है मरीज़ के बगल में खड़े रह के, मरीज़ से बात करके, मरीज़ को टच करके, मरीज़ को हाथ लगा के, मरीज़ की स्टोरी सुन के, मरीज़ के साथ एसोसिएट होके। जब तक आप मरीज़ को, जैसा कि पुराने ज़माने के डॉक्टर थे, वैद्य थे, नाड़ी वैद्य थे, कितना लोग उनको रिगार्ड करते थे, क्योंकि वो मरीज़ों से प्यार करते थे, मरीज़ उनको रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो उनके दर्द को समझते थे, एक अपनापन लगता था उनसे, दर्द को समझते थे। अगर वो दर्द को आपके नहीं समझ रहे, आपने बोला, आपकी रिपोर्ट खत्म, आपसे तो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा, बिल्कुल हाँ, किसी लेवल पे, मेंटल लेवल पे कांटेक्ट नहीं है। तो इसलिए डॉक्टरों की रिस्पेक्ट भी कम हो गई, पुराने समय के रिस्पेक्ट भी कम हो गई, इलाज का तरीका चेंज हो गया, लोग सब जांच पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। मरीज़ कौन है, अगर आपकी जांच और दूसरे पेशेंट आ गया, उसकी जांच मान लीजिए आप चले गए और वो जांच रह गई, तो हम उसी का जांच को देख के दवाई दे देंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग मरीज़ को देखना छोड़कर, मैं जब एक वक्त एस्कॉट्स में था, तो मैंने किसी डॉक्टर को वहाँ पर ये स्टेथोस्कोप लगाए हुए नहीं देखा। सब वो
टेस्ट कर रहे हैं सब, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा, तो आप लोग मतलब डॉक्टरी भूल गए। डॉक्टरी ये है क्या कि आप ईसीजी कर लो, इको कर लो, ट्रेडमिल कर लो, एंजियोग्राफी कर लो, और जो आएगा उसके हिसाब से इलाज। ऐसा ये डॉक्टरी, अगर लोग आज के युग में भी ये समझ रहे हैं कि यही डॉक्टरी है तो यही सही हुई ऐसा, पर ये सही नहीं है। मैं एक एग्जांपल यहाँ ज़रूर देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े कार्डियक सर्ज मतलब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट थे यूएस में। ही वॉज प्रैक्टिसिंग, ही वॉज डूइंग एंजियोप्लास्टीज एंड ऑल दैट। अपनी ऑफिस प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने मतलब ये क्या ऑफिस में बैठ के मरीज़ को जांच करो और ये छोड़ो, मैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करूँगा। तो उन्होंने 20 साल ये काम किया। उसके बाद उनको लगा यार इससे मेरा मरीज़ से कांटेक्ट तो होता ही नहीं। मैं तो आया, वो बेहोश रहता है, मैं उसका इलाज कर देता हूँ और वो चले जाता है। तो मरीज़ को क्या खाना है, क्या दवाई लेना है, मैं तो उससे बात ही नहीं करता हूँ, बात ही नहीं कर पाता। तो मुझे मरीज़ को मतलब मैं कैसे डॉक्टर हुआ? मैं तो एक इंजीनियर हुआ, टेक्नीशियन हुआ। तो मैं टेक्नीशियन होकर रह गया, डॉक्टर होकर नहीं रह गया। तो उसमें फ़र्क है ना। बिल्कुल है। मैं मतलब आप एक मशीन नहीं हो, पेशेंट एक मशीन नहीं है। कोई ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ए मशीन, ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग। उसको ह्यूमन तरीके से ही इलाज होना चाहिए। जी सर। तो उन्होंने अपनी वो प्रैक्टिस छोड़ के अगेन ही स्टार्टेड डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस, ऑफिस प्रैक्टिस। आज भी वो ऑफिस प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब इतना उनका प्रचार करते हैं, सारी चीज़ें, डाइट, मरीज़ों को बताना, मरीज़ों को क्या दवाई, कोलेस्ट्रॉल से नुकसान, कोलेस्ट्रॉल से फ़ायदे, मतलब वो उनका अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि ये मरीज़ को ज़रूरत है कि मैं उनको कैसे बीमारी ना हो ये बताऊं। ये नहीं कि बीमारी हो गई, तुमको ये हो गया, तुमको लगाना पड़ेगा, ये जांच कराओ। तो ये बहुत अच्छी थी, मुझको बहुत पसंद आया। तो मैंने इसको नोट करके रखा था कि कभी ना कभी लोगों को ये बात ज़रूर बताऊंगा कि इंटरवेंशन नहीं, हमको हमारी पद्धति के हिसाब से बहुत कुछ हमारे पास में है, बहुत कुछ आयुर्वेद में है, लेकिन हम लोग मतलब किस उसमें खो गए हैं वेस्ट के इन्फ्लुएंस में कि हम लोग अपनी पद्धति को, अपने तरीकों को, अपने प्रभावों को, अपने खान पान को सब भूल चुके हैं। वो पिज्ज़ा बर्गर कल्चर हो गया है, फास्ट फूड की तरफ फास्ट कल्चर हो गया है। फास्ट कल्चर हो गया है सर। और जैसे कि फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल जो कि काफ़ी समय से चली आ रही एक समस्या है, आज भी सर ये बहुत प्रिवेलेंट हम कह सकते हैं। आपका क्या स्टैंड है कोलेस्ट्रॉल पर? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की जो स्टोरी और कंट्रोवर्सी है वो आज की नहीं है, वो लगभग 50 साल 100 साल मान लीजिए तब से चल रही है। एक लॉबी कोलेस्ट्रॉल नहीं, दवाई नहीं खाना है, एक लॉबी है कोलेस्ट्रॉल दवाई खाना है। तो उसके पीछे लॉजिक जो है, उसके इतना सिंपल लॉजिक हो ही नहीं सकता जी। जो अभी रिसेंट रिसर्चेज हो रही हैं और रिसर्च हुई है, और पिछले 10 साल में दुनिया में हर जगह कोलेस्ट्रॉल को पीछे रख दिया गया। अब कोलेस्ट्रॉल को नहीं तो कोलेस्ट्रॉल का इतना डर लोगों में समा गया था, हर आदमी कोलेस्ट्रॉल की बात करता था। पार्टी में मिले तो कोलेस्ट्रॉल, घूमने जाए, एक्सरसाइज, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल टॉक ऑफ द टाउन हो गया था। बिल्कुल हर आदमी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल छोड़ के कुछ बात नहीं करता था। उसको ये नहीं मालूम था कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल आ गया, तो फिर लिपिड प्रोफाइल कराते रहे। अब उसमें उन लोग का कहना था कि ये लाइपोप्रोटीन बहुत खतरनाक चीज़ है। फिर बाद में अब लाइपोप्रोटीन के बारे में पता लगा कि 80% लाइपोप्रोटीन जो होता है लिवर में प्रोड्यूस होता है वो तो इनर्ट होता है। अब बचे 20% वो तो उसमें से कुछ ऑक्सीडाइज होते हैं और कुछ अनऑक्सीडाइज होते हैं। जो ऑक्सीडाइज होते हैं वही खराब होते हैं, अनऑक्सीडाइज खराब। तो ऐसी तमाम रिसर्च होते होते ये समझ में आया कि भाई कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, और देखिए जापान में लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं पूरी दुनिया में, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है लेकिन वो मरते नहीं, उनको हार्ट की बीमारी नहीं होती। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कॉज है हार्ट अटैक का और हार्ट की, तो उनको मरना चाहिए ना सर। मतलब आप कह रहे हैं कि वो डेंजरस नहीं है हमारी बॉडी? वो डेंजरस नहीं, वो फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो लोग बचे हुए हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या जिनको दवाई देके कोलेस्ट्रॉल कम किया गया है वो खराब है। अभी एक और रिसेंटली रिसर्च मतलब चल रही है, अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है। एक नॉर्वे के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च चालू की है और उसका फॉरेस्ट एक स्टडी है
मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो स्टडी पिछले 1 लाख लोगों में पिछले 1984 से वो कर रहे हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है और जिनकी मॉर्टेलिटी क्या है। तो वो स्टडी अभी ऑनगोइंग है। जितने रिजल्ट आए हैं इतने सालों में, उसमें यह है कि जिन का कोलेस्ट्रॉल हाई है उनकी मॉर्टेलिटी कम हुई, मतलब वो लोग नहीं मर रहे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल कम है, वो लोग मर रहे हैं। तो चारों तरफ ये रिसर्चेज आ रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। और हमारे यहाँ के लोग शुरू से कहते रहे कि भाई घी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, लेकिन इंडियंस की बात नहीं सुनते हैं, वेस्ट वाले नहीं सुनते। कब सुनते हैं? जब हम वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट से आता है फरमान कि नहीं ये सही है, घी सही है, तब उस पर बिलीव कर लेते हैं। तब बिलीव करते हैं। नारियल पानी भी, नारियल भी, नारियल तेल इतना अच्छा था, उसको इतना प्रमुखता मिलनी चाहिए थी, प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली जब तक वेस्ट से नहीं आया। सर, तो घी के बारे में आप कह रहे हैं कि घी हम ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घी लेने से बहुत फैट बढ़ जाता है बॉडी में, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। ये दुष्प्रचार है घी के खिलाफ जी। कोलेस्ट्रॉल होना, अब जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल योर हार्ट अटैक इज लेस। हम अगर ये माने, देखिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहें रिसर्च जो इस प्रकार की होनी चाहिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मुझे हार्ट अटैक आएगा, ये तो समझने वाली बात है। जी सर। हमारे यहाँ रिसर्च जो होती है उसमें क्या होता है, मुझे हार्ट अटैक आया और मेरा जो जांच हुआ उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई आया। जी सर। है ना? तो इट इज नॉट कॉजिटिव, कोरिलेटिव है। इट इज कोरिलेटिव, उसको कोरिलेट कर दिया इन्होंने, उससे उनको जोड़ दिया, उससे जोड़ दिया। पर जोड़ना किसे चाहिए कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसलिए भैया कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो, नहीं तो आपको अटैक आ जाएगा। तो ये तरीका है, ये दवाई कंपनियों का दुष्प्रचार और तरीका है कि किस तरीके से लिखवाया जाए, किस तरीके से रिसर्च को अपनी ट्विस्ट की जाए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतना ज़्यादा मतलब वो है, बेईमानी है कि जिसकी इंतहा नहीं है। कि जहाँ रिसर्च होती है, किसी के यहाँ जब रिसर्च होगी, ट्रायल्स होंगी, तो 17 ट्रायल चलती रहेगी। 17 ट्रायल के नतीजों में 16 ट्रायल में उनकी दवाई का अच्छा प्रभाव नहीं दिया जाएगा, बताया जाएगा कि उससे शुगर बीमारी होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हार्ट में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, बेकार है, नुकसानकारी है, महंगी है, क्या बोलते हैं, उससे उसको मत नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन वो 16 रिसर्च छुपा दी जाएगी। जो 17वीं रिसर्च है जिसमें थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट है, कुछ तो भी 0.6% बेनिफिट दिखा के, तो उस रिसर्च को प्रसारित किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ये अच्छा है, फोटो बन छपती है अखबारों में। तो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इतनी बड़ी लॉबी है कोलेस्ट्रॉल की कि मतलब आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वो लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा आपको देनी है। ठीक है, अभी एक रीसेंट बात बता रहा हूँ मैंने पूछा दवाई आपने कहा कि भाई 120 में देनी है, 100 में देनी है, 120 मिलीग्राम हो गया, लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो देना, चलो हमने मान लिया आपकी बात, बंद कब करनी है? बंद तो मुझे जवाब मिला, ये रिसेंट बात बता रहा हूँ, 1 महीने पहले, ये बंद नहीं होती है, ये बंद नहीं करना है, जिंदगी भर देना, जिंदगी भर जब तक पेशेंट है उसको देते रहना। हाँ, तो मैंने कहा भाई कोई लेवल पे बंद करना है, तो बोले लेवल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो चालू करने का भी कोई लेवल है कि नहीं? चालू करने का आप लेवल बता दिए 100, बंद करने का कोई लेवल नहीं, तो 100 से नीचे आएगा तो बंद कर दें, 75 में बंद करें, 50 में बंद करें, नहीं, बंद नहीं करना, जीवन भर खाओ। सो दिस इज हाउ दे आर प्रमोटिंग एंड चीटिंग द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को चीट करते हैं वो लोग, डॉक्टर्स को अपनी रिसर्च बता के बेवकूफ़ बनाते हैं। और क्योंकि डॉक्टर बेचारा अपने आप को साइंटिफिक मानता है, समझता है नहीं, मेडिकल साइंस साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी रिसर्च इसी टाइप की होती है। आप जितनी रिसर्च करो, पीएचडी कर लेते हैं लोग, डॉक्टरेट ले लेते हैं, क्या होता है? दूसरे लोगों ने जो किया उसी को तो आप 15 थीसिस निकाल के आप अपनी थीसिस लेके आप एमएससी कर लेते हो, पीएचडी कर लेते हो। मैंने थीसिस लिखी, कैसे लिखी? दुनिया भर से आप पूछ लो, अगर सच्चे होंगे बताएंगे। आपने 10 थीसिस निकाली, उसमें से वो निकाला, तो थीसिस ऐसे होती थी। तो इसलिए रिसर्च ऐसे नहीं हो सकती।
रिसर्च ऐसे नहीं होती। रिसर्च जो हो रही है वो ये होता है, आपको शायद एक स्टोरी बताऊं मैं कि रिसर्च फिश नेट थ्योरी है। रिसर्च, अब की रिसर्च कैसी है कि एक आदमी ने एक नेट बनाया मच्छी पकड़ने का और उसको मतलब ओशन में डाला, समुद्र में, और उसने बताया कि इस साइज, इतनी जो डायमीटर का छेद है, इसमें इसके अंदर जो मच्छी आई है उतनी ही ओशन में इस लेंथ की मच्छी रह सकती है ओशन में, बाकी मच्छी नहीं रह सकती। जी सर। तो बात तो कायदे की किया उसने, लेकिन हुआ क्या, उससे 2 साल 5 साल बाद एक आदमी ने उससे पतली नेट बना दी। उसने बोला वो साइज नहीं, इस साइज की भी मच्छी ओशन में रह सकती है। तो आजकल ऐसी हो रहा है। क्या मतलब है उस मच्छी के रहने से या उससे छोटी मच्छी के रहने, कोई फायदा हो जाएगा, कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन रिसर्च है, कोई भी चीज़ पे रिसर्च कर लो। सर रिसर्च पे ही मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि जैसे कि हम कहते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिसर्च की ब्लड प्रेशर, जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंट टॉपिक है, अलग अलग रिसर्च में अलग अलग तरह से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बताया जाता है, लेकिन क्या इसका कोई पैमाना अब तक सेट हो पाया, कोई स्टैंडर्ड कि इतना अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है? देखिए, स्टैंडर्ड तय करता है अमेरिकन AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। जी। मतलब सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी। क्यों सुप्रीम है वो छोड़ दीजिए, जी जी सुप्रीम बॉडी है। जी। हम लोग कुछ तय नहीं करते, वो लोग तय कर देते हैं कि अब से ब्लड प्रेशर जो है 120/80 जी तक नॉर्मल माना जाए। फिर अगले साल उनको दूसरी दवाई कंपनियां खरीद लेती हैं, तो बोलते नहीं 120/80 नहीं, 110/74 जी। इससे ऊपर होगा तो आपको दवाई देना। क्यों दवाई देना है, क्या होने वाला है? लेकिन वो फरमान है, खोमैनी का फरमान जैसे होता है ना, उनका फरमान है, उसी को, उस प्रोटोकॉल को पूरी दुनिया में चलाया जाता है, माना जाता है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर तो आप नापते हो, इसका मोटापा, सब चीज़ उसमें, फैट, वो कफ का डायमीटर, एज, बहुत सारी चीज़ें, बेड के लिए, लेट के लिए, ये सब चीज़ें। और ब्लड प्रेशर, कायदे से ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर, आपका और मेरा ब्लड प्रेशर एक रीडिंग कैसे हो सकती है? देखिए, ब्लड प्रेशर क्यों निकाला जाता है कि भाई 100 लोगों का ब्लड प्रेशर देखा गया, किसी का 120/80, किसी का 170/100, तो ऐसा करके उसका मीन निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। एवरेज जो निकला वो आपका होना चाहिए। अरे भाई, लेकिन मेरा तो 170/90 था जी, तो मीन कैसे हो सकता है? आपका और मेरा ब्लड प्रेशर मीन कैसे हो सकता है? आपका ब्लड प्रेशर आपका होगा, मेरा होगा, सबका अलग होगा, सबका अलग होगा, लेकिन मीन ब्लड प्रेशर से आप भी चलोगे, मैं भी चलूंगा। और एसोसिएशन मीन ब्लड प्रेशर के ऊपर दवाइयाँ बोलती है, दवाइयाँ तब लो नहीं लो, मतलब सारी कुछ दवाइयों के ऊपर दवाइयाँ खिलाना, मरीज को बेवकूफ़ बनाना, पूरी पॉपुलेशन को बेवकूफ़ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ दवाई कंपनियां करवाती हैं रिसर्च की आड़ में। सर, और ये जो रूटीन चेकअप की बात की जाती है, क्या ये मैंडेटरी भी हो सकता है? अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको चेकअप करवाना ही चाहिए डॉक्टर से? देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में तो लोगों को इतनी भ्रांतियां हैं कि क्या बोलूं। गांधी जी का ब्लड प्रेशर 220/130 था, पूरी जिंदगी महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 220/130 था। ये नेट पे आप चेक कर सकते हैं। जी जी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जी जी। तो क्या हो गया गांधी जी को? हार्ट अटैक से मर गए, किडनी फेल हो गई। तो कितने सारे आंदोलन उन्होंने उसी दिशा में किए, और उतना काम कितना किया चलते थे। हाँ, बहुत चलते थे, पैदल ही चलते थे। तो आपको आपके ब्लड प्रेशर से नहीं, आपकी लाइफस्टाइल, आपको मोटा नहीं होना है, आपको शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको खान पान, गांधी जी खाना बहुत कम खाते थे, तो आपको आपके खान पान पे ध्यान देना है, पैदल चलना है, सब करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका क्या कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक फिगर है। जी सर। उससे नुकसान के लिए तो ब्लड, आप इंश्योरेंस कराने के लिए आपने ब्लड प्रेशर नापा और ज़्यादा आ गया, तो ये सब चलते रहता है जी। इसमें परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है जी। ब्लड प्रेशर ठीक तभी होगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, जब आप ब्लड प्रेशर के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको पैदल चलना है जी, आराम करना है, खान पान में ध्यान देना है, बहुत भरपेट खाना नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ कोई करता नहीं है। गोलियों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, तो गोलियों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने जाएंगे तो फिर गोलियां ही हैं जी, बिल्कुल। उससे दूसरे नुकसान होंगे। हाँ सर, शुगर की आपने बात की, एक भ्रांति ये भी है, अब इसे भ्रांति कहें या फैक्ट कहें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिन्हें शुगर है उन्हें चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है,
रोटी खानी चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, आपके पास भी आते होंगे सर, कि रोटी खाई उसके बाद भी शुगर बढ़ गया उनका। रोटी तो शुगर वाले मरीजों के लिए जहर है। अच्छा। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए जी। फॉर डायबिटिक्स चपाती जी सर। जो है ना, व्हीट इज पॉइजन। सर और चावल तो बहुत चावल, ब्राउन राइस खाना चाहिए। ब्राउन राइस, ब्राउन राइस जो है वो खाना चाहिए। ब्राउन राइस में एक ऐसा तत्व भी होता है जो आपके शुगर को कम करता है। ब्राउन राइस इज रिकमेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे यहाँ कब रिकमेंड होगा? जब वो वहाँ वेस्ट से आएगा, रिपोर्ट आएगी, जब बाहर का जैसे योग यहाँ से गया, वहाँ से योगा बन गया हो गया वो। तब तक यहाँ पे कोई नहीं लिखे, कोई नहीं बोलेगा ब्राउन राइस खाओ, ब्राउन राइस इज गुड फॉर शुगर। लेकिन अगर आप व्हीट खाते हो, रोटी चपाती खाते हो व्हीट वाली, तो आप क्या कर रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें होता है ग्लूटेन। रोटी में होता है ग्लूटेन जो सीधा पैनक्रियास को अफेक्ट करता है, जिससे शुगर कंट्रोल होती है। तो वो उसको अफेक्ट करता है और आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं होने देता। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, आपके इंसुलिन का सिक्रीशन को गड़बड़ करता है, क्योंकि पैनक्रियास का वही काम है। तो इस तरीके से आप एक बार शुगर हो गया और आपने ये खाना चालू कर दिया, तो आपका शुगर लेवल कभी नॉर्मल नहीं आएगा। किसी वो वाले पेशेंट को, रोटी खाने वाले पेशेंट को शुगर नॉर्मल होते हुए मैंने नहीं देखा जी। देखूंगा भी नहीं, क्योंकि वो उसका तो बेचारे का खराब कर रहे हैं ना जी। पैनक्रियास ही खराब हो रहा है। तो जब टेस्ट करोगे तब तक शुगर बढ़ा हुआ आएगा, फिर दवाई गोली बढ़ाओ, कम करो, यही सब करते रहते, लाइफ टाइम फिर वही चलता रहेगा। तो हाँ, तो चीज़ ये है कि आपको खाना क्या है। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अल्कोहल नहीं, मतलब शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, वर्जिश करना है, पैदल चलना है। ये सब पुराने ज़माने के अपने यहाँ लोग करते थे, दूसरे देशों में नहीं करते थे। हमारे यहाँ तो करते थे, शुरू से करते थे गाँव में, लेकिन सब धीरे धीरे करके भूल गए। योग, हमारे यहाँ योग से अच्छी चीज़ तो कोई है नहीं जी सर। योग थी तब तक कोई पूछ नहीं रहा था, योगा हो गई तो सब पूछने लग गए। एक वो लाइफस्टाइल ट्रेंड हो गया, फिर ऐसा हो गया। अब लोग मानते हैं जी। तो सर ये जो हार्ट के जो मरीज होते हैं उनके लिए ईसीजी, इको और कोलेस्ट्रॉल, मतलब हम कह सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, इनके अलावा सिटी एंजियोग्राफी भी क्या इन्हें कराना मैंडेटरी होता है? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं कई लोगों से ये सुनता हूँ, कई लोगों की रिपोर्ट्स भी देखता हूँ जो टेस्ट वेस्ट करा के आ जाते हैं, बड़े बड़े सेंटर में जाते हैं, टेस्ट करा के आ जाते हैं। तो कि हम तो भाई हर 6 महीने में अपना रूटीन टेस्ट करवा लेते हैं, सब टेस्ट हो जाता है। भाई फ़ॉरेन जाने के पहले एक बार मैं टेस्ट कराया, तो मैंने कहा कितने बार फ़ॉरेन जाते हो? तो वो सब साल में 6 महीने में एक बार चले जाता हूँ, पूरा टेस्ट करा लेता हूँ। एशियन हार्ट में चले जाता हूँ, पुराने जगह चले जाता हूँ, दिल्ली में करा लेता हूँ, तो सब टेस्ट में। तो ये मैंने कहा यार ये सिटी एनजीओ क्यों करा लिए? तो वो सब टेस्ट में इंक्लूडेड है, वो पैकेज में इंक्लूडेड है। अच्छा, तो उस पैकेज में सारे टेस्ट कराने, उस पैकेज में सारे टेस्ट कराना है। उसका जो पैसा लगता है करीब 18,000 टोटल टेस्ट का पैसा लगता है। तो उतना ठीक है, जा रहे हैं बाहर, कम से कम मेंटल टेंशन नहीं रहता। मैंने कहा मेंटल टेंशन तो नहीं रहता, लेकिन आप जो ये टेस्ट करा रहे हैं, जो सिटी एनजीओ करा रहे हैं, जिसके बारे में मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर लोगों के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं कि मुझे खुद ताज्जुब होता है कि वो खुद क्यों नहीं देखते कि सिटी एनजीओ से क्या होता है। रेडिएशन होता है, रेडिएशन होता है। उस रेडिएशन का मतलब होता है 60 एक्सरे एक सिटी एनजीओ के बराबर है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में 60 एक्सरे कराओगे? 60 तो इट 1 सिटी एनजीओ इज इक्वल टू 60 नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। तो आपको अपने आप को इतने रेडिएशन पे नहीं देना चाहिए। और ये भी एक बार ठीक है, आप हर 6 महीने में कराओगे तो आपको कैंसर जरूर होगा, आपकी खून की कमी जरूर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मतलब लोग प्रचारित करते हैं उसको, क्योंकि उनकी दुकान चलती है, बड़े बड़े, और उसे ऐसा बता दें कि तो कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उसके बिना ये सब डर का माहौल बना लेते हैं। डर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सर ऐसे ही अभी हम देखते हैं कि खर्राटों से लोग बड़ा डरते हैं कि खर्राटे आए मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। इसके पीछे साइंस क्या है सर, खर्राटे के पीछे? देखिए, खर्राटे जो है ना, वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज जो अपन सांस लेते हैं जी, नाक और मुंह से भी थोड़ा बहुत, तो नाक से जब आप सांस लेते हैं और ये अपने जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में जो वहाँ पर स्पेस कम रहती है, स्पेशली जो ऐसा सोते हैं, करवट लेके नहीं सोते जी, और ऐसा मोटे लोग रहते हैं यूजुअली, थोड़ा करवट लेके नहीं सोते, तो उनके वो पैसेज और कम हो जाती है, गर्दन ऐसी झुक जाती है उनकी। तो हवा जाने में और हवा बाहर निकलने में, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने में उनको तकलीफ़
मतलब वो जगह स्पेस कम हो जाती है, जी तो सर। आपस में उनकी जो रेस्पिरेटरी एपरेटस है वो आपस में टकराते हैं, मतलब वाइब्रेशन होता है तो वो खराटों की आवाज़ आती है। तो इसलिए सबसे पहले खराटों के लिए इम्पोर्टेंट, अगर जिसको सिर्फ खराटे आते हो तो सबसे पहले तो कभी नाक वाक बंद रहती है, यूजुअली इन लोगों की नाक वाक साइनस वाइनस का प्रॉब्लम रहता है, जी, जी। तो नाक वाक के ड्रॉप्स वॉप्स डालें, थोड़ा सा भाप वाप ले लें रात को सोने के पहले, तो उतने में ही ठीक हो जाते हैं। फिर उनको चाहिए कि वो एक बार जांच भी कर लें, देख लें कि कोई और वजह तो नहीं है, कई एडेनॉइड्स वगैरह रहते हैं उसकी वजह से भी खराटे आते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब उनको सांस लेने और छोड़ने में जी थोड़ी सर। जगह कम पड़ती है, तो इसलिए उनको करवट लेके सोना चाहिए हमेशा, कभी भी फ्लैट नहीं लेटना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये एस्पेक्ट है कि उनको हमेशा करवट लेके सोना है। सर और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग स्लीपिंग पिल्स पे बहुत डिपेंड हो गए, लोगों को नींद कम आती है या नहीं आती है, तो स्लीपिंग पिल्स सर क्या सेफ होती है, किस तरह का कंपाउंड इनमें होता है? देखिए, स्लीपिंग पिल एक प्रकार से लोगों को बताया गया है कि नींद आपको आएगी, हिप्नोटिक बोलते हैं लेकिन नींद लाने वाली दवा, लेकिन ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन टेंशन कम करने वाले दवाई के होते हैं। टेंशन कम होता है, रिलैक्स हो जाता है मरीज़, तो यूजुअली सो जाता है। ये उसके पीछे मंशा होती है कि इसको नींद उस तरीके से आए कि उसका टेंशन कम हो जाए, इसलिए ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं। लेकिन नींद के लिए जो दवा होती है वो अलग होती है, उसको हिप्नोटिक बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए और यूज़ नहीं भी करते हैं अच्छे डॉक्टर, क्योंकि उसकी आदत लत लग जाती है उस पर्टिकुलर, इट इज़ लाइक ए पॉइजन, एडिक्शन हो जाता है। और उससे एडिक्शन होना मतलब शराब से एडिक्शन होता है उस दवा से। और जिसको नींद ना आती हो उसके लिए तो बहुत अच्छा सही तरीका ये है कि वो गर्म दूध, 1 कप दूध गर्म, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, गर्म दूध पी ले, आधे घंटे में 45 मिनट में उसको नींद आना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। कितनी अच्छी नेचुरल रेमेडी है ये होम रेमेडी है। क्यों है? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जैसे आप दूध को गर्म करते हैं तो जब गर्म करते हैं तो उसमें केमिकल डेवलप होता है जो गर्म होने पर ही जी अलग होता है, उसका नाम है ट्रिप्टोफेन। जब वो ट्रिप्टोफेन आता है और जब वो आप इंजेस्ट करते हो, जब दूध पीते हो, तो वो ब्रेन में जाता है और सेरोटोनिन लिबरेट करता है और आपको नींद आती है, तब आपको नींद आती है। और 5 काम्पोज टैबलेट के बरोबर जी 1 कप दूध होता है गर्म दूध काम करता है। तो लेकिन अब वो अपने यहाँ पुराने गांव में सारी जगह ये सब बताया जाता था ना कि गर्म दूध पी के सो। बिल्कुल, हाँ सर, सब सिखाते थे, बचपन में भी पीते थे, फिर हल्दी बड़े में डाल सब दो, भूल ये जाते कर दो, तो हाँ। ये सब ऐसा होता था। लेकिन हमारी पैथी, हमारे सिखाए हुए सिद्धांत लोगों के, इस देश के, अपने भारतवर्ष के, मतलब क्या क्या नहीं आयुर्वेद में है। और मेडिकल साइंस कहाँ से बना है? आयुर्वेद से तो बना है। बिल्कुल सर। ये झाड़ को कुछ भी अभी बात करो, नए जनरेशन में डॉक्टर यही कहते हैं, अरे नहीं वो खत्म, बेकार है। अरे दवाई कैसे निकली भाई? ये फूल पत्ती से तो दवाई निकली जी सर, उसको सिंथेटिक कर दिया आपने, लेबोरेटरी बना के, है तो। बिल्कुल सर। सर और अब सीजनल बीमारियों की बात करेंगे। डेंगू चिकनगुनिया के कई मरीज आते हैं, सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डेंगू का टेस्ट कराया, वो नेगेटिव निकला, चिकनगुनिया हो गया सर, तो इससे कैसे बचाव करें? देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर, ये बीमारी दोनों मच्छर से होती है। तो डेंगू के बारे में तो मैंने पहले भी काफ़ी कुछ लिखा भी है, बोला भी है। तो डेंगू एक दिन में होने वाला मच्छर से होती है, और इसलिए हमेशा बच्चों को और बड़ों को भी फुल स्लीव शर्ट और फुल स्लीव पैंट पहनना चाहिए, हाफ पैंट वाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, फुल पैंट और फुल स्लीव शर्ट। और मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं, मच्छरदानी लगा के रखें ऐसे समय पे। और ये मच्छर इससे ज़्यादा उड़ नहीं सकता, घुटने के ऊपर उड़ नहीं सकता। अच्छा, डे टाइम का मच्छर रहता है, साफ पानी में मिलता है। ये डेंगू का मच्छर ऐसी होता है, और वो काटता है क्योंकि आपका ये पोर्शन खुला हुआ है, तो इसलिए इसको कवर रखना चाहिए। और डेंगू का जो वायरस है वो किसी एक को काटने के बाद वो फिर दूसरे को काटेगा, तभी ये बीमारी आपको होगी। जिसको डेंगू वाले मरीज़ को काटेगा, फिर एक नॉर्मल आदमी को काटेगा तो नॉर्मल आदमी को हो जाएगा। तो सिंपल है, आप उसको प्रिकॉशन लीजिए, सबसे अच्छा चीज़ प्रिकॉशन है। और मच्छरदानी वगैरह में सोइए, घर से कोशिश करके घर से बाहर मत निकलिए ऐसे टाइम पे जब ये मच्छर घूम रहे हों, और अपने आप को बचा के रखिए। मस्कीटो रिपेलेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो और दवाइयाँ हैं उसकी, ऐसा जी नहीं सर। है। डेंगू में यूजुअली तेज बुखार आता है, कमर वमर में दर्द होता है, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, कमर में दर्द, हाथ पाँव में दर्द, ये सब होता रहता है। ठीक ठीक कब होता है? जब पहले ब्लड टेस्ट वगैरह करा के देखते हैं, पॉजिटिव आ गया तो ठीक, थोड़ा सा उसको आइसोलेशन में रख देते हैं। ये तो उन लोगों में एक ही खतरा रहता है कि उनके प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। शरीर ब्लड का एक तत्व होता है तो प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है, पर लेकिन ख्याल रखने से डेंगू का बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। सर मंकी पॉक्स को लेकर तो पीएम ने भी अभी चिंता जाहिर की है, ये भी काफ़ी मतलब मैं तो क्या बताऊँ आपको, मैं डर गया जी जी जब पीएम साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा हेडलाइंस में कि अब मंकी पॉक्स पे पूरा प्रिकॉशन लिया जाएगा और जो भी ट्रैवलर्स आएंगे तो मैंने सोचा कि अब ट्रैवलर लोगों को, अब ये पिछले बार जैसा कोरोना का हुआ था तो वैसे ही हो रहा ही है। जी, जी। कुछ ना कुछ ऐसा उठपटांग आ जाएगा आदेश कि भैया बिना वैक्सीनेशन लगाए आप नहीं जा सकते। वैक्सीनेशन सही है। मंकी पॉक्स का एम पॉक्स बोलते हैं आजकल, मंकी पॉक्स बोलते नहीं, लेकिन एम पॉक्स का वैक्सीनेशन है। लेकिन फिलहाल आपको जो आप गलती कोविड के टाइम पे किए वो अभी नहीं करना है। कोविड के टाइम पे लोग जब आ गए, अफ्रीका से आ गए, सब जगह से आ गए जहाँ बीमारी फैली हुई थी, वहाँ से आपने तब तो आने दिया। जब इंडिया में आ गए तब आपने चालू किया कि ऐसा करो वैसा करो, हटाओ इनको, आइसोलेट करो, इनको दवाई दो, इनको ऑक्सीजन देखो, इनका सैनिटाइज करो। लेकिन आपको कंट्रोल उस समय करना था वहाँ कि कोई आ ना सके, उनको स्क्रीन करो। तो वो अभी से अगर स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब तो उनको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर वो फालतू चीज़ें शुरू कर देंगे, फिर वो ठोको पीटो, वो साइंटिफिक चीज़ें थोड़ी हैं। जी बिल्कुल सर। सर चाय और कॉफ़ी को लेकर अक्सर चर्चा होती है, हमारे भी काफ़ी व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि क्या चाय और कॉफ़ी पीना सेफ रहता है हेल्थ के लिए? कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है, कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कि कॉफ़ी पीने से कैंसर ही नहीं होता, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, आमतौर पर यह है कि जो चीज़ हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे बहुत यूज़ हम लोग तो मतलब बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि शराब, एक जगह काफ़ी टाइम पे चल रहा था कि शराब जो है उससे बहुत फ़ायदे हैं। वो रिसर्च का एग्जाम्पल देके उसने बताया कि 10 फ़ायदे हैं शराब के। अच्छा, शराब पीने के 10 फ़ायदे और नहीं पीने के 10 मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा, फ़ायदे इतने हैं हाँ, तो शराब पीना चाहिए। तो क्या है, ये रिसर्च नहीं होती है, ये प्रोपोगेंडा होता है, बिल्कुल, ये साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो वो साइंस है ही नहीं, वो रिसर्च है ही नहीं, बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। तो जब आपको इसके बारे में, कॉफ़ी के बारे में ये कहा जाए कि अगर कैंसर पर, तो पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कैसे रुकता है। और कॉफ़ी जो पीता है उसको नहीं होता है तो ठीक है, पूरी दुनिया को कॉफ़ी पिला दो, किसी को, सब कैंसर अस्पताल बंद करना चाहिए। और चाय पी सकते हैं सर? और चाय तो चाय और कॉफ़ी में देखिए दोनों में कैफ़ीन होता है। लोग सोचते हैं कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, चाय में भी कैफ़ीन होता है और कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन की एक मात्रा है 300 मिलीग्राम 24 घंटे में, हर एक को अलाउड है। उससे आपको कहीं को नुकसान नहीं होता। 300 मिलीग्राम के ऊपर अगर आपने 24 घंटे में कैफ़ीन लिया, चाय के रूप में या कॉफ़ी के रूप में, तो आपको जिटरी हो जाएंगे, हार्ट की बीटिंग कभी गड़बड़ हो सकती है। छोटा सा कप, हाँ, छोटा से कप के बराबर नहीं, कैफ़ीन एक कप में एक प्याले में 70 मिलीग्राम आती है, एक प्याले चाय में। 70 मिलीग्राम, जी। तो आप दिन भर में 3 से 4 प्याले चाय के पी सकते हैं। अच्छा। लेकिन कॉफ़ी, हाँ, लेकिन कॉफ़ी में ज़्यादा मात्रा आ जाती है, तो इसलिए कॉफ़ी से 2 कप पी सकते हैं। तो आप सुबह पी लीजिए, रात को पी लीजिए। तो लेकिन लोग पीते हैं, और देखिए जिनकी जो आदत होती है उसको आदत में शुमार हो जाता है, तो उनको नुकसान का। तो सर आपने तो जितने भी चाय लवर्स उनको खुश कर दिया इस पॉडकास्ट में कि अब चलो डॉक्टर साहब ने बोला तो 3 से 4 कप तो हम पी सकते हैं। 3 से 4 कप में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें उनका 300 मिलीग्राम कैफीन से ज़्यादा नहीं होता। उन चाय पीने वालों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी, चाय, ये विदेशी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि लस्सी में और छाछ में क्या फ़र्क है। देखिए, चाय हमारे यहाँ होती नहीं थी अपने देश में, चाय अंग्रेज़ों ने लाई। जी सर। ब्रिटिश जब आए तब उन्होंने देखा तो यहाँ कोई चाय तो पीता नहीं है इंडिया में, तो और उन्होंने सब
कश्मीर की तराई में, दार्जिलिंग में, सब जगह उनके सब ज़मीनें थी, खरीदे हुए थे, कब्जा करे हुए थे, और लेबर यहाँ पे सब चीप थी। अब यहाँ ग्रो तो करना है, चाय के बागान तो लगाए हैं, लेकिन पिएगा कौन चाय? सब भेजना पड़ जाएगा। चाइना भी भेजता था, चाइना वॉज नंबर 1 देन। तो इन्होंने फिर तरीका निकाला कि भाई यार चाय कोई पिएगा नहीं तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उसने एक वो निकाला, एक मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, शहर शहर में टैंकर घूमता था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सुनिए ज़रूर कि एक टैंकर में वो लोग चाय बनाते थे, क्योंकि उनको तो चाय फ्री थी। वो चाय को टैंकर में डालते थे, पानी मिक्स की चाय, और उसमें नल की टोटी रहती थी। तो और वो लेके पूरे शाम को घूमते थे, और जो कोई भी एक गंज में या दोने में या कप में जाए, उसमें खाली उसको रखना रहता था, टोटी चालू, आपको चाय मिल गई फ्री में। और उसमें जो है फिर आप दूध मिलाओ, नहीं मिलाओ, जो भी करो, शक्कर मिलाओ और आप पी लो। तो चाय पीने की आदत, ये गंदी आदत जो है, ये बुरी है कि अंग्रेजों ने लगाई, हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति देखिए, ठंड में हम लोग जो है ठंड में गर्म चीज़ पीते थे, गर्म दूध। जब निकलते थे लोग रात को तो गर्म दूध पीते थे। जब गर्मी होती थी तो हम छाछ पीते थे, लस्सी पीते, आज भी पीते हैं। तो हमारा तो वो संस्कृति को ख़त्म कर दिया, बस चाय कॉफ़ी पे ले आए हम लोगों को। तो है ही गलत चीज़ जी। चाय भी गलत है, कॉफ़ी भी गलत है, लेकिन चाय तो बिना चाय के चुस्की तो दिन ही नहीं चलता। जी जी सर, संस्कृति की आपने बात की, अभी CPR देना भी एक संस्कृति जैसा हो गया। हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक से कोई गिर गया, उसे CPR दिया जाता है। तो सर क्या ये हर जगह पे ये जो तरीका है वो काम करता है? देखिए CPR पे लोगों को ये नहीं मालूम बताया जाता, सिखाया जाता कि CPR कब दिया जाना चाहिए। देखिए पहले जो शिक्षा थी ये थी कि आपको पल्स देखना आना चाहिए। पल्स देखिए, अगर पल्स नहीं है, आदमी बेहोश होकर या गिर गया ज़मीन में या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप पल्स देखिए। अगर पल्स नहीं मिल रहा है तो आप CPR देना स्टार्ट करिए। फिर ये हुआ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, मैं फिर बता रहा हूँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का तो हमेशा ये अलग ही ताल चलती है। उन्होंने कहा नहीं, ये टाइम वेस्ट होता है। पल्स देखना और कॉमन मैन के लिए पल्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम है। हॉस्पिटल में ठीक है, वो रेलवे स्टेशन और दूसरी जगह भीड़ भाड़ वाली जगह, सिनेमा घर में ऐसा पल्स देखना में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक गाइडलाइन तय की कि आप कोई आदमी अगर बेहोश होकर गिरता है, कैसे भी गिरता है, तो आप उसको आवाज़ दीजिए, उसको हिलाइए, देखिए कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अगर सांस ले रहा होगा तो उसका पेट हिलेगा, नहीं तो पेट नहीं हिलेगा। तो और उसको हिलाइए डुलाइए। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत कार्डियक मसाज देना चालू कर देना चाहिए। और उस पर भी बड़ा इजी चीज़ है कि आपको अपने दोनों, एक हाथ यहाँ और दूसरा फिस्ट यहाँ उसके ऊपर, और 1.5 इंच 2 इंच करीब हल्का दबाना है, ठीक है। और ये आपको जब आप दबाएंगे तो हर 8 बीट के बाद आपको मुंह से उसको सांस देना है। मतलब मुंह से आप, तो ये जिसको नहीं आता तो आपको मुंह में सांस कैसे देगा? बिल्कुल सर, नहीं दे सकते। तो आप उसको भूल जाइए, अगर नहीं दे सकते तो उसको भूल जाइए। आप कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन से ही कार्डियक मसाज दे सकते हैं। यही करते रहिए, रुकिए मत। एक मतलब मिनट में 100 बार आप जो है उसको चेस्ट कंप्रेशन कर दीजिए। चेस्ट कंप्रेशन ही जब तक कि आपको एम्बुलेंस नहीं आ जाती, ऑक्सीजन नहीं मिल जाता, हेल्प नहीं मिल जाती, तब तक आप वो देते रहिए। तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझते। जो कुछ बेहोश होकर आदमी गिर जाएगा तो किसी को हार्ट की बीमारी होगी, अगर वो गिर गया मान लो जी, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मर थोड़ी गया वो। उसका जब तक सांस, मतलब हार्ट चल रहा है, तो आप हार्ट चल रहा है और आपने कहीं अगर उसको मसाज देना चालू किया तो उसकी रिब्स टूट जाएंगी और रिब्स टूट के फेफड़े में घुस जाएंगी, तो नुकसान कर सकती है। तो इस नुकसान को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 40 साल से भी ज़्यादा हो गया, बहुत सारे केसेस आपने अब तक देखे हैं। कोई ऐसा केस जो इस पॉडकास्ट में आप डिस्कस कर पाए जो कि बाकियों से बहुत अलग था? मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ जी कि
डॉक्टर का जो फ़र्ज़ है वो एक ही है, मरीज़ की तकलीफ से उसको निजात दिलाओ, दूर, वो जी सर। वही डॉक्टर है। हाँ। तो ये बात बहुत पुरानी है। मेरे पास में एक पंडित जी आते थे, उनको ब्लड कैंसर था। जय स्तंभ में जब मैं प्रैक्टिस करता था उनको ब्लड कैंसर था। उनको एक गुड़ियारी के एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, तेल वाले, तेल का धंधा करते, वो लेके आए। तो मैंने चेक वेक किया और ब्लड टेस्ट हुआ, उनमें क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया निकल आया। तो मैंने उनको दवाई लिख दी, माइलरॉन 2 मिलीग्राम की माइलरॉन, रोज़ 2 गोली, 1 गोली जैसा खाना था उनको, वो शुरू कर दी। उस समय ऐसा ही इलाज हुआ करता था, उनका हो चुका था बोन मैरो वगैरह। इसके बाद कुछ समय के अंदर, मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते के बाद, एक मैनपुर से एक मौलाना साहब आए थे। उनको भी ब्लड थोड़ा कम वम दिखा, तो उनका भी टेस्ट किया, उनको भी क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया निकल आया। तो मैंने बोला, अरे मौलाना साहब, वो कुछ 7 दिन पहले तो एक पंडित जी को भी यही बीमारी हो गई थी। तो बोला, अरे चलो अल्लाह उनका भी भला करे। ये सब बात हम लोग, जब वो आते थे, कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमेशा ये 15 दिन में, महीने में 2 ये आते थे, वो जाते थे। कभी ना कभी ऐसा हो कि उनकी मुलाकात हो, ऐसा नहीं, लेकिन वो दोनों जब भी आते थे, वो हमेशा पंडित जी के बारे में पूछते थे, पंडित जी हमेशा मौलाना के बारे में पूछते थे। हाँ, मैं बताया था कि मौलाना साहब को भी ये पंडित जी को बोला कि उनको ही है, तो उनकी तबीयत कैसी? मैंने कहा ठीक चल रहा है, दवाई खा रहे हैं। तो बिना जाने एक दूसरे को वो ब्लेसिंग देते थे, आप चलो भाई, चलो उनको ईश्वर सुखी रखे, वो अल्लाह खुश रखे उनको। यहीं तक बात थी। एक कुछ समय बाद, 2-3 साल के बाद, ज़्यादा हो गया होगा, कुछ समय बाद माइलरॉन की शॉर्टेज हो गई। रायपुर में माइलरॉन नहीं मिला, कैंसर की जो दवा थी वो शॉर्ट सप्लाई में हो गई। तो मौलाना साहब दिखाने आए, मौलाना साहब को मैंने दवाई वगैरह बताया कि भाई आपको, तो बोले साहब दवाई मिल नहीं रही है कहीं भी, मैंने बहुत कोशिश की है। तो मैंने कहा ठीक है। बोले अभी तो मैं यहीं हूँ रायपुर में 2-4-5 दिन, उसके बाद में वापस मैनपुर चले जाऊँगा। इसी बीच जो है 2-4 दिन के अंदर में वो भी आ गए पंडित जी को मैंने बोला कि आप, बोले वो सेठ जी ने, यहाँ शॉर्टेज थी ना, सेठ जी ने मेरे लिए 3 महीने की दवाई का प्रबंध कर दिया। 3 महीने नागपुर से 3 महीने की दवाई मंगा के दे दी मेरे को। तो मैंने कहा हाँ ठीक। तो बोले मौलाना साहब का क्या हाल है? मैंने कहा मौलाना साहब के लिए तो दुख भाई। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा मौलाना साहब का ऐसा दवा नहीं है बेचारे के पास में, बोल रहे थे 1-2 दिन की दवाई बची है, बस ख़त्म है, उसके बाद फिर मिल नहीं रही है। तो बोले अच्छा, ये बात वहीं ख़त्म हो गई। अगले दिन सुबह मौलाना साहब को तो मेरे को नहीं मालूम, ये पंडित जी मेरे पास आए एक बक्से में, बोले ये मौलाना साहब आएंगे, उनको दे देना, ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ उनको। तो मैं बोले सेठ जी मेरे लाके मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है, आप उनको दे देना। मैंने ये दवाई 2-4 दिन में, मौलाना जी आए, मौलाना साहब को ये दवाई दे दी कि भाई आप, ये पंडित जी ने आपको दी है। तो बड़ा उन्होंने दवाएँ दी और वो चले गए लेके, पंडित जी उधर, ये इधर। कुछ समय बाद, शायद 1-1.5 महीने के बाद, सेठ जी मेरे से मिलने आए कुछ किसी को लेके। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, पंडित जी आए नहीं दिखाने, ऐसी बातचीत को क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी की तो डेथ हो गई। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बड़ा ख़राब हुआ उनके साथ। मैंने कहा कैसे? तो बोले उन्होंने दवाई लेना बंद कर दिया था। मैंने कहा दवाई क्यों लेना बंद कर दिया? बोले नहीं, हम लोग उनको गांव में, मतलब जहाँ रखे थे अपने गांव में, वहाँ रहते थे वो, और उनको जब हम देखने गए, जब उनकी कंडीशन ख़राब, उनका लड़का बताया कंडीशन ख़राब है, हम देखने गए तो उनके पास दवाई नहीं थी। अपने हिस्से की पूरी दवाई उन्होंने उनको दे दी, बताइए। और मौलाना जी ठीक हो गए इसके? मौलाना जी ठीक हो गए। तो सच में सर ये बहुत ही इमोशनल वाक़या था। और सर ये कब की बात होगी? अरे ये एक ऐसे वक्त की बात है, और ये तो बहुत अखबारों में भी इसकी सुर्खियों में आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। और उसके कुछ ही अरसे के अंदर, और एक तो नेशनल, मतलब यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार देशबंधु में ने इसको छापा था, मेरा एक केस करके। तो इसकी फ़ोटोकॉपी कर, एक जगह दंगा हो गया था उस समय कहीं पर, तो इसकी फ़ोटोकॉपी करके उन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कई लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि देखो इंसानियत है। सही बात
मज़हब से बढ़कर सर ये। बिल्कुल सर, तो ये तजुर्बा आपका था और आज बहुत सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में आपसे सीखी सर, और हम उम्मीद करते हैं कि और एक सेशन आपके साथ करने का मौका ज़रूर मिले। देखेंगे जी बिल्कुल जब जब ईश्वर चाहेगा तब होगा। जी जी जो चीज़ वही चाहता है वही होता है। हम बोलते हैं, डॉक्टर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं भी डॉक्टरों को सलाह देना चाहता हूँ कि एक शक्ति को ज़रूर मानिए। ऊपर एक शक्ति है जो आपके हिसाब से आपको काम करवा रही है। आप नहीं कर रहे हो, आपको काम करवा रही है। कभी आप सोचते हो कि ये मरीज़ नहीं बचने वाला, वो बच जाता है। कभी सोचते हो कि ये मरीज़ तो बिल्कुल बच जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है इसको, वो मरीज़ चले जाता है। तो ये आपका नहीं, ये उसका है, वो ऊपर शक्ति है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर कि बहुत सारे टॉपिक्स पे आज आपसे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे मिथ्स टूटे और बहुत सारी अवेयरनेस लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिली। थैंक यू सो मच सर। सो दिस इज फॉर नाउ, कीप वॉचिंग द अमित शर्मा's पॉडकास्ट। थैंक यू।